मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा था। बेगम के कहने पर कई दिनों से टाइम लिया हुआ था, इसलिए इन्हें मिलने चला आया। क्या मसला है आपको? तफसील से ज़रा बताएं। मैं आंखें बंद करके माजी की तरफ सफ़र करने लगा और मेरी ज़ुबान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता और नौशी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगीं। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत ख़राब हो जाती और हम इन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहाँ 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद हमें फारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासर हो रहे थे। इन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा, सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों ना हम इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती भी हो, अब्बू की वफ़ात के बाद अम्मा ने कैसे मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि शहर में 20 ओल्ड एज होम है। हम किसी अच्छे प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे जहां मेडिकल की सहूलत भी मौजूद हो। अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो काम वाली क्या करेगी? आप एक दफ़ा मिसिस अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देख आएं। अच्छा, फ़िलहाल अपनी बकवास बंद करो। मैंने ऐनक सीधी की और किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसिस अब्बासी के बनाए हुए ओल्ड होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार थी और सुबह सुबह ही मैं गाड़ी में बैठकर जिस इलाके में ओल्ड एज होम था वहाँ चला गया। गाड़ी पार करके मैं इस शानदार बंगले की तर्ज पे बनी हुई इस इमारत में दाखिल हुआ, जहाँ मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसिस अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी। साफ़ सुथरा माहौल और डिस्पेंसरी भी थी, जहाँ हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंस थी। वहाँ ज़िंदगी की हर सहूलत फराम की गई थी। अब्बासी साहब से फ़ीस वगैरह पूछी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला कुरान पाक पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराईं। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल पूछा और फिर चुप। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। यह मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे क्या होना है? बस ये कम वक्त मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा, एक मशवरा करना था आपसे। बोलो बेटा। अम्मा, मैं एक जगह देख कर आया हूँ। मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है। माहौल भी साफ़ सुथरा है। अम्मा के चेहरे से अचानक मुस्कुराहट गायब हो गई। बेटा, मुझे भी काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बेगैरती पे आमादा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और कहते थे। या शायद मैं हालात का सही मुकाबला ना कर सका और मैं अम्मा को ओल्ड एज होम छोड़ आया।
शुरू में मैं 2-3 दिन बाद चक्कर लगाता, कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता और अगले दिन फिर शोर आता। फिर मेरे चक्कर कम होते गए, बस अतवार के अतवार जाने लगा। और फिर एक दफ़ा तो हद ही हो गई। कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं तकरीबन 1 महीना ना जा सका। इसी दौरान वह मनहूस दिन आ गया। अतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ ज़रूरी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया और गाड़ी में आकर बैठ गया कि 18 साला अयान भी दरवाज़ा खोलकर साथ बैठ गया। डैड, क्या आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ? अच्छा, वाह शाबाश, मेरा बेटा तो जवान हो गया। डैड, आप हमेशा हमें स्कूल छोड़कर आते हैं, आज मैं आपको छोड़कर आऊँगा। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा, कहाँ छोड़ने का इरादा है? अपने पापा को। ओल्ड एज होम, इसने कहा। मैं हैरान हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था। आज संडे है, मुझे पता है कि आप ग्रैनी को मिलने जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ, साथ में आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ। मगर मैं बस अयान के पहले जुमले पर साकित हो चुका था। इसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी हुई कहानियों और वाक़यात की तरह मुझे भी इसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी अम्मा से अपने इस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था। अयान को बिला वजह डांट कर मैंने गाड़ी से निकाला और तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। वहां पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी कि कुछ देर कबल अम्मा हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी और मेरी माफ़ी और तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। कारोबार में दिल नहीं लगता, बिला वजह बच्चों और मुलाजमों को डांटता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सिरहाने बैठकर इनसे माफ़ी मांगता हूँ। ना घर में दिल लगता है, ना कारोबार में। अब बताएं, क्या इस बेसुकूनी, बेआरामी और इस ज़मीर का कोई इलाज है? काफ़ी देर तक मैं चुप रहा, लेकिन डॉक्टर की आवाज़ ना आई। आंखें खोलीं, उठकर देखा तो वो सर नीचे किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो इसने सर उठाया और आंखें साफ करके बोला, इसके अलावा इस बेसुकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते रहो, नेक काम करो ताकि वह तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए वो उठा और कहने लगा, मैंने एक ज़रूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। ये कहते हुए इसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने का कहने लगा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। उसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम, बाबा को लेने। ये कहा और चला गया। दोस्तों, ये कहानी तो नामुकम्मल है, मगर इस नामुकम्मल कहानी ने हमें एक अहम सबक दे दिया कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जो आज हम अपने वालिदैन के साथ सलूक करेंगे, कल को वही हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। अल्लाह पाक हमें हदायत दे। आमीन।